नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी आगामी आरएएस, टीओआरओ, पीएसआई, पीटीआई, सेकंड ग्रेड टीचर, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आज का हमारा जो पेपर रहेगा वो सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन एग्जाम फरवरी 2022 का है। इस पेपर के कुछ प्रश्न हमने पिछले सेशन में डिस्कस किए और बाकी जो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े सवाल हैं आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ जो लास्ट हमारा वीडियो डाला हुआ था तो उसमें कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सही से एक्सप्लेन नहीं हो पाए, तो उन चीज़ों का भी हम पहले डिस्कस है वो एक बार कर लेंगे। उसके बाद में हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के सवालों पर बढ़ेंगे। और कल वाला सेशन आपको अवेलेबल नहीं हो पाया, इसके लिए मुझे खेद है। आगामी आपका जो सभी सेशन है वो रेगुलरली आपको है वो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे इसमें इंडियन पॉलिटी के बाद में अगर शुरुआत करें राजस्थान पॉलिटी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो 15 नंबर जो इसमें क्वेश्चन है, 15 राजस्थान के राज्यपालों में से भारत के एयर चीफ मार्शल रहे थे, तो ये हमने क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओपी मेहरा थे, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के भी अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें 1 नंबर वाला सुमेलित नहीं है। 213 अनुच्छेद में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश के बारे में बात कही गई है, जबकि 223 में है 123 में संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है वो दी गई है। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से है वो एक्सप्लेन कर लिया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप अवश्य देखिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उसे संबद्ध उपमंत्री को आवंटित करेगा। यानी कि राजस्थान का कोई भी राज्य मंत्री है, जैसे मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार वाले जो मंत्री होते हैं उनका, और कैबिनेट मंत्रियों से मतलब वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, अपने पूरी की पूरी मतलब फुल फ्लैश पावर वाले होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की कैबिनेट की जब बैठकें होती है तो उस कैबिनेट की बैठकों में वो भाग नहीं लेते हैं। वो तभी भाग ले पाते हैं जब उन्हें कैबिनेट की बैठक में भाग लेने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाए। बाकी स्वतंत्र प्रभार वालों का जो पावर होता है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है अगर कोई राज्य मंत्री है जिसके पास में किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, अगर उस स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री की अधीन जिस मंत्रालय का वो मंत्री है उसकी भी किसी और शाखाओं से किसी और ब्रांच के कार्यों के संपादन के लिए किसी उपमंत्री को कार्यभार देना है, तो उसका कार्य आवंटन कौन करेगा। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला है तो उसके उप जो मंत्रियों को कार्य आवंटन का कार्यभार है वो मुख्य मंत्री के द्वारा है दिया जाएगा, ना कि कैबिनेट मंत्री, क्योंकि कैबिनेट मंत्री से तो ये बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मुख्यमंत्री हो जाएगा। बाकी मंत्रियों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन कौन से मंत्री को कौन सा विभाग है वो आवंटित किया जाएगा, कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय प्रदान किया जाएगा, वो जो सारी की सारी रिकमेंडेशन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था जिसमें वॉइस संबंधी प्रॉब्लम थी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। यानी कि कोई विधेयक जब विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है, विधानमंडल में प्रस्तुत करने के बाद में
बिल पर वोटिंग हो जाती है तो वोटिंग हो जाने के बाद में वो बिल राज्यपाल के पास में सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो उस समय राज्यपाल के पास में बहुत सी शक्तियां और अधिकार होते हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है कि विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर, अब कोई विधेयक राज्यपाल के पास में स्वीकृति के लिए भेजा है, हस्ताक्षर के लिए भेजा है, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल को ये शक्ति है कि उस विधेयक को रिव्यू के लिए, पुनर्विचार के लिए विधान सभा के पास में वो भेज सकते हैं। तो जब राज्यपाल के द्वारा उस विधेयक को विधानमंडल को वापस पुनर्विचार के लिए लौटाया जाएगा तो उसको सदन के सम्मुख है वो रखने का अधिकृत कौन होगा, यानी कि किसको ये अथॉरिटी प्राप्त है कि वो सदन के समक्ष रखे। तो यहाँ पर विकल्प दिया है विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री और मुख्य सचेतक। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, कोई भी विधेयक जब राज्यपाल के पास में जाता है और राज्यपाल उस विधेयक से संबंधित जो भी आदेश जारी करता है, चाहे उस विधेयक को अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लिया हो या उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया हो, अगर धन विधेयक नहीं है तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी राज्यपाल उस विधेयक की स्वीकृति प्रदान कर देता है। तो जो भी सिचुएशन हो, राज्यपाल जो भी विधेयक के संबंध में आदेश जारी करता है तो उस आदेश की सर्वप्रथम जो सूचना है वो संबंधित जो मंत्री होगा, यानी कि जो विधेयक है वो किस मंत्रालय से संबंधित है, वह मंत्री इसके संबंध में लिखित में सूचना, रिटर्न जो सूचना है वो देगा विधानसभा के सचिव को, और विधानसभा के सचिव के मार्फत विधानसभा अध्यक्ष के पास में जानकारी जाएगी, और विधानसभा अध्यक्ष है उसको अगर पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया जाता है तो उसकी जो सूचना है वो सदन के समक्ष, वो विधेयक है वो वापस सदन के समक्ष है, सदन की पटल पर है वो रखेगा। ठीक है, तो सूचना, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कार्य किसका है, मंत्री के द्वारा सचिव का है, और वापस सदन पर रखेगा, पुनर्विचार के लिए आ गया है तो सदन की पटल पर रखने का कार्य है वो विधानसभा स्पीकर का रहेगा। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होता है। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। तो देखिए, मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उप समिति का सचिव होता है। तो मुख्य सचिव होता है वो किसी भी राज्य का जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनमें सबसे जो टॉप मोस्ट होता है, परंपरागत रूप से जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसे मुख्य सचिव के रूप में है वो नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का भी सचिव ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी उप समितियों का सचिव नहीं होता है, लेकिन मंत्री परिषद का सचिव है वो होता है। तो यहाँ पर 1 नंबर वाला है ये आपका रॉन्ग है। अगर देखा जाए तो राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल, भारतीय प्रशासनिक यानी कि आईएएस, जो वरिष्ठतम आईएएस ऑफिसर होता है, वरिष्ठता का मतलब यहाँ पर एज नहीं है, उनकी रैंकिंग है। जो रैंकिंग में वरिष्ठ होगा, ऊपर होगा, उसे मुख्य सचिव है वो नियुक्त किया जाएगा। और ये एक परंपरा बनी आ रही है। कभी कभार मुख्यमंत्रियों के द्वारा इस परंपरा को तोड़ा भी जाता है, क्योंकि मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये परंपरा कभी कभार तोड़ी भी जाती रही है, लेकिन जनरली वरिष्ठतम व्यक्ति को ही, वरिष्ठतम आईएएस ऑफिसर को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर एक को तो बिल्कुल हम गलत मानेंगे, लेकिन 2 आंशिक रूप से सही है वो मान सकते हैं। तो यहाँ पर केवल सही विकल्प पूछा है तो केवल 2 सही है। ठीक है, बाकी फाइनल आंसर की में आरपीएससी क्या माने और वही फाइनल होगा।
ठीक है, लेकिन आमतौर पर वरिष्ठतम जो अधिकारी है उसको मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत था। तो ये अगर आपने प्रीवियस जितने भी हमारे जो सेशन हुए हैं वो अच्छी तरीके से देखे हैं आपने, तो इन सवालों का आप बहुत ही इजीली और बेहतरीन तरीके से जवाब दे पा सकते हैं। 2 नंबर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित हैं। प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। तो इसमें कौन सा गलत पूछा है? तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा गलत? 3 नंबर ऑप्शन है, सॉरी 4 नंबर गलत हो जाएगा। देखिए, प्रारंभ में राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक तो अध्यक्ष था और सदस्यों की संख्या 2 थी, ना कि 3। तो यहाँ पर 3 की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वर्तमान में पूछा जाए तो आरपीएससी में एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्यों का है वो प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन चीजों का हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि राजस्थान के गठन के समय 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग है वो कार्यरत था। भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से जो एक ली कमीशन गठित हुआ और इसी केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन की है वो सिफारिश की थी। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके माध्यम से आपका संघीय लोक सेवा आयोग, इसके अलावा प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी गठन का प्रावधान है वो किया गया था। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रभाव या पूर्ण रूप से इसके गठन की बात करें तो आरपीएससी का गठन हुआ था 22 दिसंबर 1949 को, क्योंकि इसका जो गजट नोटिफिकेशन है वो 22 दिसंबर 1949 को ही हुआ था। मैंने पहले आपको बहुत बार इसके बारे में ये भी बताया था। कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ मेरे पास में व्यक्तिगत रूप से भी बहुत से अभ्यर्थियों के मैसेज आए कि सर आप गलत बता रहे हैं, आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को हुई। तो देखिए, 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी के लिए राज्यपाल के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया था, ऑर्डिनेंस जारी किया था, और इस अध्यादेश के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में वो जानकारी दी। लेकिन इस अध्यादेश का गजट में प्रकाशन 22 दिसंबर 1949 को ही हुआ था, इसलिए 22 दिसंबर 1949 को ही आरपीएससी प्रभाव में आया, या आरपीएससी का वास्तविक रूप से गठन या स्थापना तिथि है वो 22 दिसंबर 1949 ही मानी जाती है। तो आप बिल्कुल कभी भी आपसे पूछा जाए कि आरपीएससी की स्थापना कब हुई तो बताएंगे 22 दिसंबर 1949। लेकिन आरपीएससी अध्यादेश ऑर्डिनेंस कब जारी हुआ तो वो हुआ था 20 अगस्त 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान की अगर बात करें तो आरपीएससी एक किस प्रकार का निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 234 और 315 से 323, यानी कि 315 से 323 है, ये भाग 14 में वर्णित है। और इसमें आरपीएससी और यूपीएससी और 2 या 2 से अधिक पीसीएस के बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। 315 में लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी दी गई है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में 315 में है। 316 में राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के बारे में जानकारी है, यूपीएससी, आरपीएससी या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। और 317 में लोक सेवा आयोगों के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष है, उसके बर्खास्तगी और निलंबन के बारे में जानकारी है। ठीक है, और 323 है, इसमें आपकी जो लोक सेवा आयोग है उनके द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल जो रिपोर्ट भेजी जाएगी उसके बारे में जानकारी है कि यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजेगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, या राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजेगा और उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा उस प्रतिवेदन को विधानमंडल के समक्ष है वो प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात है लोक सेवा आयोग के संबंध में, आपको ध्यान में रखना है। साथ ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों
कि अगर बर्खास्तगी के बारे में बात करें तो इनको टर्मिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उनको निलंबन या सस्पेंशन करने का अधिकार है। वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को निलंबित कर सकते हैं राज्यपाल के द्वारा, लेकिन वो भी एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से निलंबन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, तो ये वाले जो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से, राज्य व्यवस्था से जुड़े जो सवाल थे, हमने उसका डिस्कस है वो पिछले सेशन में कर लिया था। यहाँ पर ऊपर जो वर्णित कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं, ये कुछ तकनीकी वॉइस प्रॉब्लम की वजह से एक्सप्लेन उस सेशन में नहीं हो पाए। बाकी इसका हमने बताया था, इसमें जो पदावधि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की है वो धारा 24 में कही गई है। और राजस्थान में पहली बार राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम है वो अधिनियम करके ग्राम पंचायतों की स्थापना 1953 में होती है। ठीक है, और ऐसा कोई विधेयक जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है या उसकी संवैधानिक शक्ति का अल्पीकरण करता है, तो ऐसे विधेयकों पर राज्यपाल है वो अनुमति ना देकर आर्टिकल 200 के तहत उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें हमारा 2 नंबर वाला है वो सही नहीं था। बाकी हमने डिटेल में पिछले सेशन में इसका है वो आपको डिटेल एनालिसिस भी प्रोवाइड करवाया था। तो अब देखते हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े सवालों को। तो इन सवालों की शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 50 से। किसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोष और निराशाजनक के साथ में प्रकाशहीन सूर्य बताया, कि ऐसा सूर्य है जिसमें प्रकाश बिल्कुल ना नहीं है। ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, ये आपका 1919 वाला भारत शासन अधिनियम है। इससे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसलिए कहा जाता है कि इस समय भारत के सचिव थे, भारत सचिव वो मॉन्टेग्यू थे और चेम्सफोर्ड है ये गवर्नर थे। ठीक है, तो इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय असंतोष, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य है वो इसको बताया था। इसके साथ ही अगर आपको पूछा जाए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को असंतोष और निराशाजनक है ये किसने बताया, तो केवल असंतोष और निराशाजनक कांग्रेस ने बताया। असंतोष, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक। और यही वर्ड अगर आपके किसी राजनीतिक पार्टी से या फिर किसी संगठन से पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, और इसमें मूल रूप से आपकी जो प्रांतों में द्वैध शासन की है वो शुरुआत की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। इसके अलावा और भी कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे कि जो उत्तरदायी शासन है, उत्तरदायी सरकार है, इसका पहली बार प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1919 में ही किया था। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करके आरक्षित और हस्तांतरित 2 प्रकार के विषयों का है वो विभाजन किया था। इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था की भी पहली बार शुरुआत की थी और सांप्रदायिक निर्वाचन का भी इसमें विस्तार किया गया था। सिखों को भी और महिलाओं को भी आपके मताधिकार का अधिकार है वो प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा इसमें बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया, संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय। बिल्कुल केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ली कमीशन आयोग गठित करके इसके बारे में जानकारी है वो दी थी 1923 में। ठीक है, लेकिन संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके साथ में प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग जैसी व्यवस्था है वो आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई। इसके अलावा जो संघीय न्यायालय है, संघीय न्यायालय की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इसके अलावा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके गठन का प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। तो इसमें राइट आंसर 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के अधिनियम से की गई। इसका हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट है,
गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया, जिसके 3 रंगों में शामिल थे, लाल, हरा और सफेद। तो रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। सेफ्रन दूसरा है, केसरिया, सफेद और हरा। लाल, सफेद और पीला, केसरिया, सफेद और पीला। तो पीला तो कहीं नहीं था, अब कंफ्यूजन है, तो केसरिया, लाल, केसरिया, सफेद, हरा और लाल, हरा और सफेद। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाल, हरा और सफेद। और वर्तमान में जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का रंग है वो आप सभी को पता है, केसरिया, सफेद और हरा है। और इसके बीच में एक चरखा और चक्र भी रखा था, जो कि एक स्वदेश और स्वावलंबन का प्रतीक है वो माना जाता था। इसके बाद में 1923 में ये जो ध्वज था इसमें जो लाल रंग था, लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग को है प्रतिस्थापित कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि जो सफेद रंग है वो तो आपका पीस यानी कि शांति और सौहार्द का प्रतीक। इसके अलावा जो केसरिया रंग है 1923 में जो डिजाइन किया था बाद में, तो उसमें केसरिया रंग है वो हिंदुओं के लिए और सनातन धर्म को प्रदर्शित करने वाला था। और आपका हरा जो रंग था वो मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम धर्म के और हिंदू धर्म के जो समन्वय है उन सांप्रदायिक सौहार्द और समन्वयता के प्रतीक के रूप में उस ध्वज को है वो डिजाइन किया था। ठीक है। और वर्तमान जो ध्वज है इसको 22 जुलाई 1947 को इसे अडॉप्ट किया था। ठीक है। तो जिसमें रंग है केसरिया, सफेद और हरा। और इसमें आपका अगर बात करें तो एक चक्र भी बीच में है, अशोक चक्र, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। ठीक है। तो इसमें 1921 में जो गांधी जी ने किया था उसका लाल, हरा और सफेद है। और ये जो वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज है इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वो सर्वप्रथम 1950 में अधिनियमित किया था। तो निवारक निरोध क्या है? तो निवारक निरोध ऐसा अधिनियम है जिसके माध्यम से कोई भी, निवारक निरोध से मतलब होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि कोई व्यक्ति, प्रशासन को ऐसा लगता है कि संबंधित यानी कोई व्यक्ति है वो किसी भी अपराध को अंजाम दे सकता है, तो संभावित अपराध के खतरे को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को डिटेन किया जाना वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत आता है। ठीक है। और इसमें क्या है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है, इस अनुच्छेद 22 के क्लोज 1 और क्लोज 2 में अपराधियों के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। यानी कि किसी भी अपराधी को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसे वारंट के माध्यम से अरेस्ट किया जाएगा। वारंट, साथ साथ में अरेस्ट करने वाले व्यक्ति को अरेस्ट के बारे में जानकारी देनी होगी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उसे अपने पक्ष रखने के लिए किसी व्यवसायी और जो विधि व्यवसायी परामर्शदात्री कोई व्यक्ति है तो उसे अपनी प्रतिरक्षा करने से उससे वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी कि किसी को गिरफ्तार किया है तो उसी को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। साथ ही साथ वो अगर वकील रखना चाहे अपना बचाव के लिए तो उसे रखने दिया जाए, इस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। इसके साथ में क्लोज 2 में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष वो प्रस्तुत किया जाएगा। और जब मजिस्ट्रेट आगामी अगर आदेश देगा कि उसे और निरुद्ध किया जाए या कस्टडी में भेजा जाए तो उसी आधार पर उसे अभिरक्षा में है वो निरुद्ध किया जाएगा। ठीक है। लेकिन धारा 3 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी शत्रु देश का है, ठीक है, अन्य देश से संबंध रखता है, शत्रु है, या फिर निवारक निरोध के अधिनियम के अंतर्गत उसे अगर गिरफ्तार किया गया है तो ये आपकी 24 घंटे वाली और गिरफ्तारी से संरक्षण वाली जो बात है वो इस पर लागू नहीं होगी। तो इसी संवैधानिक प्रावधानों के चलते 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वो बनाया गया था। और ये जो एक्ट है ये बहुत बार
संवैधानिक उल्लंघन भी करता रहता है और कभी कभी जो प्रशासनिक और सरकारी हितों के संरक्षण के लिए किसी भी व्यक्ति को है वो इस एक्ट के तहत है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका समय समय पर काफी विरोध भी होता रहता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो अनुच्छेद 1950 हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत है वो अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर है वो विचार कीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, सामाजिक संस्कृति और सामासिक यानी कि कंपोजिशन जो कल्चर है, इसके अलावा सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। तो ये भाग 4 के में इनमें से कौन कौन से वर्ड्स हैं वो मेंशन है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, ये आपका बिल्कुल कहा गया है 51 के अंतर्गत ही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना भी इसमें कही गई है, तो ये भी है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, तो ये भी भारतीय संविधान में जो नागरिकों के मूल कर्तव्य बताए गए हैं 11, तो उस मूल कर्तव्य में प्राणी मात्र के प्रति प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव की बात कही गई है। शुरुआत में कहा गया है जैसे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव शामिल है, उसकी रक्षा करना। इसके साथ साथ में प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखना, तो ये भी सही है। सामाजिक संस्कृति, तो इसमें कहा गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझते हुए उसका प्रिजर्व करे, उसका परिरक्षण करे। ठीक है, तो सामाजिक संस्कृति का भी उल्लेख है। सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, तो जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, तो इसमें सार्वजनिक संपत्ति के बाद वाला जो आपका क्लोज है उसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक जितनी भी गतिविधियां हैं उसके सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का नागरिकों को है वो सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए वो प्रयत्न और उपलब्धियों की जो नई ऊंचाइयां हैं उनको छू सके। तो ये आपका 10 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है इसमें सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की बात कही गई है। और 11 नंबर का जो मूल कर्तव्य है इसमें माता पिता और संरक्षकों को विशेष ये कर्तव्य बताया गया है कि अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी जो बच्चे हैं या आप जिन बच्चों का आप प्रतिपालक हैं तो उनको शिक्षा के अवसर है वो उपलब्ध करवाए जाए। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, ये भी है। प्राणी मात्र की दया भाव, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरागत और सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और प्रयत्न और उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छूने की बात है ये कही गई है। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 यानी कि ऑल आर दी राइट आंसर हो जाएंगे। और ये जो 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है, तो ये आपके 10 मूल जो कर्तव्य है ये तो आपके जोड़े गए थे कब, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के माध्यम से। और 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 की धारा 4 द्वारा 1 अप्रैल 2010 को अंतस्थापित है वो किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया। अनुच्छेद 38, 39 के 40 और 44। तो देखिए 40 में पंचायतों का संगठन है, 44 में समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता की बात कही गई है, और 39 के में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात है वो कही गई है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसी के तहत 1987 का जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया, और इसके माध्यम से जो विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है इसकी स्थापना 1995 को की गई थी। 9 नवंबर 1995 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अगर बात करें तो 7 जुलाई 1998 को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है वो अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये 39 के को प्रभावी बनाता है, निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय वाली बात है वो कही गई है 39 के में। ठीक है, नेक्स्ट और 38 में अगर बात करें तो 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी कि राज्य के लोक कल्याण की व्यवस्था हेतु सामाजिक लोक कल्याण
कि अभिवृद्धि लोक कल्याण को बढ़ावा देने के हेतु राज्य के द्वारा सामाजिक जो व्यवस्था बनाई जाएगी, इसकी बात अनुच्छेद 38 में कही गई है। और अनुच्छेद 48 भी महत्वपूर्ण है, पशुपालन का संगठन है, और इसकी बात अनुच्छेद 48 में कही गई है। तो ये सारे के सारे आपके 36 से 51 तक है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और 51 के में आपके भारतीय जो नागरिक हैं उनको मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, जो कि बाद में जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्री या उप मंत्री हो। तो बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत अगर बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंतर्गत बात करें, तो जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, तीनों ही कैटेगरियों के जो मंत्री हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद आगे वाले विकल्प में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। तो ये फैसला बिल्कुल प्रधानमंत्री के माध्यम से ही किया जाता है। और आपको ये भी पता है कि मंत्री जो मंडल होता है, तो कैबिनेट के अंतर्गत कौन होते हैं, कैबिनेट के अंतर्गत आपके मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं वही मंत्रिमंडल के अंतर्गत होते हैं। और राज्य मंत्री होते हैं तो उनको जब बुलाया जाता है तभी वो कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक जो शक्तिशाली पावरफुल होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट की जितनी भी बैठकें हैं वो उसमें भाग लेते हैं, लेकिन राज्य मंत्री विशेष तौर पर आमंत्रित करने पर ही उसमें भाग है वो ले पाते हैं। और मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो तो करते हैं कौन, राष्ट्रपति। कैबिनेट जो आपके यूनियन जो मिनिस्टर्स हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, और राज्यों की है तो राज्यपाल करते हैं। लेकिन वो किसकी सिफारिश पर करेगा, वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर है वो मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये संघीय मंत्रियों की, यहाँ पर भारत सरकार के मंत्रियों की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। तो इस प्रकार का सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। इंदिरा गांधी 1966, एच.डी. देवगौड़ा 1996, आई.के. गुजराल 1997 और मनमोहन सिंह 2004। तो ये भारत के 4 ऐसे व्यक्ति हैं, 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहे थे बतौर राज्यपाल के राज्यसभा के सदस्य के रूप में। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनना चाहे, ठीक है, या कोई मंत्री बनना चाहे तो वो किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो। ठीक है, तो देखिए इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी उस समय राज्यसभा के सदस्य थी, लेकिन एच.डी. जो देवगौड़ा है ये जब प्रधानमंत्री बने थे तब राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि विधानसभा के सदस्य से त्याग पत्र देकर के ये प्रधानमंत्री बने थे। 1996 में ये क्या थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री कौन होता है, जो विधानमंडल का सदस्य होता है, और जिस राज्य में एक केवल विधानसभा ही होती है तो विधानसभा वाले। ठीक है, तो ये आपके विधानसभा के सदस्य थे, यानी कि मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री का त्याग पत्र देकर अगले ही दिन इन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, तो शपथ लेते समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री यानी कि विधानसभा के सदस्य से तो त्याग पत्र दे दिया, और प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए या लोकसभा के सदस्य। तो ये ना तो राज्यसभा के थे ना ही लोकसभा के थे। उन्होंने शपथ तो ले ली उस समय, लेकिन सदस्यता है राज्यसभा की सदस्यता बाद में ली। अब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहे तो किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, और अगर सदस्य नहीं है तो भी वो शपथ तो ले सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आगामी 6 माह के अंदर अंदर उसे किसी एक सदन से सदस्यता लेनी आवश्यक होती है। अगर सदस्यता नहीं ले पाते हैं तो वो अपना पद से है वो हटा दिया जाएगा उन्हें, है ना। तो ये सिचुएशन है। तो एच.डी. देवगौड़ा पद शपथ लेते समय
किसी भी सदस्य के, किसी भी जो आपकी सदन है उसका सदस्य है वो नहीं थे, ना लोकसभा के थे ना राज्यसभा के थे। और ये 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति जो राज्यसभा सदस्य के रूप में सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, 2 बार रहे हैं। तो इसमें आपका 1 नंबर वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा HD देवगौड़ा। कौन सा युग्म गलत है? दबाव समूह है, यानी कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं और संबंधित राजनीतिक दल हैं। तो देखिए, राजनीतिक दल और दबाव समूह इन दोनों का एक पारस्परिक संबंध रहता है, लेकिन इन दोनों का जो मेन मोटिव होता है, लक्ष्य होता है, वो थोड़ा अलग होता है। जैसे राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल का मेन जो ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य, मेन ध्येय क्या होता है? येन केन प्रकार सत्ता की प्राप्ति। ठीक है। और दबाव समूह का मतलब जो मेन उद्देश्य होता है वो जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर दबाव बनाकर अपने हितों का संरक्षण करना, अपने हितों के संबंध में फैसलों को है वो सरकार के माध्यम से दिलवाना। ठीक है, तो ये होता है दबाव समूह और संबंधित राजनीतिक पार्टी। तो यहाँ पर किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से कोई न कोई पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है वो जुड़ा रहता है। और यही इंटरेस्ट ग्रुप और जो प्रेशर ग्रुप है ये आपके समय समय पर इनको फंड भी मुहैया कराता है। जैसे जो हित समूह होते हैं वो राजनीतिक दलों को फंड भी मुहैया कराता है, और वो जो फंड देते हैं उसके बाद में राजनीतिक दल है वो अपने जो संबंधित राजनीतिक दल है उनके पक्ष वाला वो सत्ता में आता है तो उनके हितों की है वो पूर्ति होते हैं, और उनसे संबंधित जो फैसले हैं वो बाद में लेते हैं तो उसको भी बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है, ये CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंध है, बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। हिंद मजदूर सभा भारतीय जनता पार्टी, तो ये इसका सही से सम्मिलित नहीं है। भारतीय मजदूर संघ है, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन हिंद मजदूर सभा है ये आपकी समाजवादी पार्टी से संबंध रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय मजदूर संघ पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आप बताएंगे। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ये आपकी CPI-M से संबंध है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो इससे वापस ले लिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से 60 दिन की पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। तो ये इसका सही है। निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन की पूर्व की अवधि में किसी एक दिन, यानी कि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अगले राष्ट्रपति का जब टेन्योर समाप्त हो जाए उससे पहले पहले नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली जानी चाहिए। और जब नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति बने थे 1977 में, तो उसके बाद से वर्तमान में आपके राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जनरली आपका 25 जुलाई, राष्ट्रपति के चुनाव की जो अधिसूचना है वो आपकी 25 मई को है वो जारी कर दी जाती है। 25 मई को अधिसूचना जारी होती है और राष्ट्रपति के द्वारा 25 जुलाई को है वो आपका क्या हो जाता है, शपथ ग्रहण कर ली जाती है। तो राष्ट्रपति 1977 के बाद में जितने भी जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं वर्तमान में, चाहे द्रौपदी मुर्मू ही हो, इन सभी ने 1977 के बाद में 25 जुलाई को ही शपथ लेते हुए ये आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका टेन्योर फिक्स होता है 5 वर्ष, और जब भी अपनी जो पूरा 5 वर्ष समाप्त हो उससे पहले पहले चुनाव करवा लिए जाते हैं, और 5 वर्ष के बाद में जैसे ही यानी कि 25 तारीख आती है तो अगले राष्ट्रपति को पद की शपथ है वो दिला दी जाती है। ठीक है, तो इसकी अधिसूचना 25 मई को जारी होती है, और 25 मई, 25 जून और 25 जुलाई, मई, जून और जुलाई, यानी कि 30-60 दिन हो गए। तो 60 दिन पूर्व में किसी एक दिन है अधिसूचना जारी करनी होती है। तो यहाँ पर 1 नंबर वाला राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ एसोचैम की स्थापना कब की गई? 1919, 20, 21 और 22। तो एसोचैम की स्थापना की गई थी आपकी 1920 में। ठीक है,
एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये भी एक प्रेशर ग्रुप ही है। ठीक है, इसके अलावा बात करें फिक्की की, तो एक फिक्की भी प्रेशर ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान रखेंगे 1927 में फिक्की की स्थापना होती है। नेक्स्ट है, कौन से राष्ट्र संयुक्त सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए G4 के सदस्य नहीं है? तो G4 एक ग्रुप है, ठीक है, 4 राष्ट्रों का, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार चाहते हैं। साथ ही साथ ये स्वयं भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 वीटो शक्ति वाले राष्ट्र हैं, स्थायी जो सदस्य हैं, इसके साथ में ये भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता लेने के लिए है वो संघर्ष करते आ रहे हैं, जिसमें ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान, ये 4 राष्ट्र हैं। तो ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान, ये 4 जो सदस्य हैं, ये एक दूसरे की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, पक्ष भी रखते हैं, और इसमें किस प्रकार से सुधार किया जाए उस सुधार का रिकमेंडेशन भी वो समय समय पर देते आ रहे हैं। ठीक है, और इसके विरोध में एक कॉफी क्लब बना हुआ है जो इनका विरोध भी करता है। ठीक है, तो इसमें है ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान, यानी कि 1, 2, 3 और 4, विकल्प नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान में जो 15 सदस्य हैं, 5 तो स्थायी सदस्य हैं जो वीटो शक्ति वाले, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनका प्रत्येक 2 वर्ष के लिए निर्वाचन है वो होता रहता है। ठीक है, अध्यक्ष के तौर पर। और भारत ने अब तक 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता है वो की है। ठीक है, भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनलाइजेशन शब्दावली को निम्नलिखित में से किसने गढ़ा है? तो ये जॉर्ज रिटर ने, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है? G77 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया गया। तो G77 है ये आपका 1964 में स्थापित किया गया था, 1964 ना कि 1974। तो इसका राइट जो आंसर है वो विकल्प ए की हमारा सही नहीं है, बाकी वाले सभी सही है। जैसे कहा गया है कि G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के माध्यम से प्रदान करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि G77 जो देश हैं, जो G77 ग्रुप है, ये विशेष तौर पर किस प्रकार के देशों का एक संगठन है? तो ये आपके विकासशील देश है, जो डेवलपिंग जो कंट्री है उनका एक अंतर सरकारी संगठन है, और वर्तमान में इसके 134 सदस्य देश हैं। क्यूबा को 2023 के लिए G77 प्लस चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। ठीक है, तो ये बाकी वाले सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 2 महासचिवों कोफी अन्नान और डेग हैमरस्कोल्ड को उसके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को प्रदान किया गया। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों ही आपके सही विकल्प हैं। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें इतने ही जो इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन उससे जुड़े सवाल थे जिनका हमने डिस्कस किया, और कल हम और अगले पेपर का है वो डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़े रहने के लिए। और आप पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर अवश्य करें। जितने भी हमने प्रीवियस जो सेशन कंप्लीट करवाए हैं उनको आप जरूर देखें। आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप होम डिजिटल स्टडी चैनल की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस सेशन मिल जाएंगे, तो उनको आप ध्यानपूर्वक देखें। काफी आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा में इससे काफी बेहतरीन तरीके से आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी जो एग्जाम के पेपर हुए हैं और महत्वपूर्ण संभावित जो क्वेश्चन हैं वो आपकी टॉपिक वाइज आपको एक टेस्ट सीरीज के रूप में होम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो आप आज ही होम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके टॉपिक वाइज जो टेस्ट है
उनको अवेल कर सकते हैं। और इस पर अभी आपको 20% की विशेष छूट भी आपको मिल जाएगी। तो नाममात्र के शुल्क के साथ में 20% की विशेष छूट के रूप में आप उस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें EOROP, सेकंड ग्रेड टीचर PTI के लिए, AEN के लिए और भी राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस एग्जाम्स की PDF है वो आपको इंस्टामोजो ओम डिजिटल स्टडी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। थैंक यू सो मच।